नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और पहले दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला, जिस पर काफी ज्यादा बवाल रहा। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया। अब मोदी सरकार पर और भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं, जो राहुल गांधी ने लगाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर, पहलगाम, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, लेकिन सरकार ने भी चर्चा करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विदेश नीति को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मामले में किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं की। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार किए जा रहे भारत और पाकिस्तान जंग रुकवाने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अन्य देशों के दौरों को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने हमारी विदेश नीति तबाह कर दी है। किसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 सैलानियों को मार दिया था। इसके जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी। भारत ने साफ किया था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। इसे 25 बार कह चुके हैं। कुछ गड़बड़ है। दरअसल ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने व्यापारिक बातचीत के जरिए रुकवाई है, जबकि भारत सरकार साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई को रोका गया था। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनाते हैं। सच्चाई है, सीज फायर की बात नहीं है। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर, कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, है ना? ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है, हमारे हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। अब इनको समझ आ गई बात।
ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान के बारे में। अन्य देशों के दौरों को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने हमारी विदेश नीति तबाह कर दी है, किसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, इसे 25 बार कह चुके हैं, कुछ गड़बड़ है। दरअसल ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने व्यापारिक बातचीत के जरिए रुकवाई, जबकि भारत सरकार साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध किया गया था। पाकिस्तान का अनुरोध किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई को रोका गया। तो वहीं सदन में भी विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने की मांग की गई थी और सरकार ने भी पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए भी मंजूरी दी थी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 19 घंटे चर्चा होनी है और वहीं राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा के लिए कहा गया है। तो अब एक बार फिर राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा चुकी है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मानसून सत्र के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। तो अब संसद के दोनों ही सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के लिए 16-16 घंटे समय दिया गया है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे चर्चा होनी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राज शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी, क्योंकि जब सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है और कह चुकी है कि भैया हम लोकसभा के दोनों सदनों में चर्चा को तैयार हैं, तो फिर आखिर क्यों बार बार हंगामा किया जा रहा है? और अब राहुल गांधी जी ने एक और आरोप लगा दिया है कि ट्रंप के कहने से ही ये सीज फायर हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री खुद साफ कर चुके हैं। विदेश सचिव की तरफ से भी वीडियो जारी करके साफ कर दिया गया है कई बार कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। पुष्पेंदु भाई, मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं और आप इसको हैंडल कर रहे हो हमारी डिबेट को। इस डिबेट को चलाने का जहां तक मैं समझता हूँ कि चलाने का जो दायित्व है वो आपका है। हम कितना हल्ला मचाएं, एक दूसरे पे लिपटने लगे, ये तो आपका कैलिबर है। आप कैसे चलाते हो इसको? ये आप कह दोगे भाग जाओ। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि अभी हम आपस में झगड़ते ही हैं, तो आप एंकर क्यों नहीं कह देते हो अच्छा भाई चलो बंद करो से, अब कल करेंगे आपके संग डिबेट? ये तो आपकी कमजोरी होगी। नहीं, प्रकार नहीं राज शर्मा जी, मैं कभी कभी कई बार जो ज्यादा बोलते हैं नहीं सुन पाते उनकी आवाज डाउन करवा देता हूं, जैसा आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जहां तक मैं जो कह रहा हूं वो क्योंकि आप यहाँ पे चला रहे हो हमें बेसिकली ना, आपको हैंडल करना। ठीक इसी तरह सदन को चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और सरकार पे जो बैठे लोग उनकी होती है। हम कह रहे हैं डिस्कस के लिए प्रधानमंत्री बैठे। भाई देखिए, ये बात तो सच है ना कि प्रधानमंत्री जी को प्रेस में आना चाहिए, अपनी बात सारी कहनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ लड़ते रहते हैं लेकिन उस लड़ने का भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। अभी नवीन भाई मुझे कह देंगे, मैं नवीन भाई को कह दूं, फिर हम दोनों को तीनों को चोर बताने लगेंगे पांडे जी, वो सबसे बड़े शरीफ हो जाएंगे। फिर मैं उन्हें कहूंगा इससे देश का भला नहीं हो रहा। देश का भला ये होता, हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सरकार नहीं चाहती थी और लोग कहने वाले तो लोग कह रहे कि
इन चीजों पे आने के बाद ही उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ गया। आप इस बात को सोचिए, जिस देश में संवैधानिक पोस्ट में दूसरे नंबर का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आप एमएलए वगैरह की क्या बात करेंगे, एमपी की क्या बात करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को कुछ भी कहने का आप नहीं कह सकते कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम कह रहे ये आपको चर्चा करनी, आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है डिबेट करो, मैं नहीं आता। आप रहेंगे तभी डिबेट होगी। ठीक, जब प्राइम मिनिस्टर हो तभी डिस्कशन होगा, और प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या बात है, अगर मान लो मैं भी कभी कभी कहता हूं, आलोक भाई को भी कहता हूं कि आपने पैसा ले लिया, ये ले लिया, तो आलोक भाई भी तो कहते हैं कहां ले लिया पैसा भाई, आप गलत ना कहें, ये तो कहते ही है ना भाई, इल्जाम हमने लगा दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप सफाई दे। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहें और उनके सामने चर्चा हो, जो भी डिस्कस हो उनके सामने हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। जैसे राज शर्मा जी, वो नहीं हो पा रहा है, तो होता क्या है कि आदमी फिर 4 आरोप और थोपने की कोशिश करता है, जिस तरीके से अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं। देखो, विदेश नीति तो बिल्कुल बेकार है। देखो, इस बात को मान लिया। मैं एक बात बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे जितने बैठे हैं, शिमला समझौता क्या शायद कम जानते होंगे, क्योंकि आलोक पांडे जी बहुत लर्नर्ड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे ज्ञान है, मगर जो सरकार ने शिमला समझौता रद्द किया, उसी का वही कारण है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं। शिमला समझौते का जो मेन कारण, वो जो मेन उसका जो एसेंस है, वो ये था कि कोई तीसरा पक्ष हमारे बीच में नहीं बोल सकता था। अगर इन्होंने शिमला समझौता रद्द किया और हल्ला मचाने लगे, हमने शिमला समझौता रद्द कर दिया, पानी को रोक देंगे। अरे पानी, हवा इनको कहां रोक पाता है कोई, यार गुरु, कहने की बात होती है, रोकने के लिए 25 साल लग जाएंगे। और मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं बस कि अगर ट्रंप कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। हम नहीं चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री है हमारे हैं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, यहाँ पर ना राज शर्मा जी, और एक बात कहना चाहता हूं। राज शर्मा जी, बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जब कनाडा में G7 का आयोजन हुआ, तो उस समय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया था कि प्रधानमंत्री को ट्रंप ने बुलाने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, और जो बार बार सीज फायर को लेकर ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल झूठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझसे उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे और ट्रंप के बीच में सीज फायर को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। अब यहाँ पर बात ही आ जाती है, क्या अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा ही नहीं है? अब मैं एक बात कहता हूँ, हाँ, मैं ये कहता हूँ, आप रोड के इस पार आ जाओ, अब आप लेफ्ट में चल रहे हो, थोड़ा राइट में ही चल लो। आप इतना बताओ, प्राइम मिनिस्टर जी को क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई दिक्कत है दोस्त? कर लेना बैठ के, जैसे पहले भी, जैसे भाई आप लोग ज्ञानी हो, आलोक पांडे जी बहुत ज्ञानी हैं, और बाकी तो हम लोग तो चलो प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर इल्जाम कुछ भी लग सकता है। यही माना गया था कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी विदेशी दौरे से आते थे, वो एक प्रेस को संबोधित करते थे, बोलते थे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और अगर जो खोया उसके अवज में क्या हमारे देश के लिए हित में होगा। मुझे आप हैं पत्रकार, आप भी एक जाने माने की, आप टॉप 15 में आपकी गिनती होती है पुष्पेंदु भाई, आप सिर्फ इतना सा बता दें, क्या प्राइम मिनिस्टर की कभी आपने प्रेस करी? जरा बता दीजिए, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए आप। मैं अगर इल्जाम लगा रहा हूं, मेरी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मैं ये कहता हूं प्रधानमंत्री जी आए और कहे नहीं, विपक्ष के नेता का जवाब पक्ष का नेता देगा, दे, सदन में दे। अच्छा, प्रेस तो सबकी है ना, लेकिन प्रेस से डरते हैं, और ये आप भी समझते हो, नवीन भाई भी समझते हैं, धर्मेंद्र भाई भी समझते हैं, आलोक पांडे जी नहीं समझेंगे, वो बात एक अलग हो सकती है, लेकिन आप समझेंगे। आज मुझे उम्मीद है आलोक पांडे जी से, ठीक है, देश के हित की बात करेंगे। हाँ, आलोक पांडे जी से ही मैं इसका सीधा सा विश्लेषण करवा लेता हूं। आलोक पांडे जी, देश की जनता से चलने वाली संसद के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब संसद नहीं चल रही है, मियां बीवी में लड़ाई हो, तो आप दोनों जिम्मेदार होते हैं। अब जिसकी मार जाता है, अगर पति ने बीवी को मारा तो ये पति का तो जिम्मेदार है, लेकिन एक सामान्य डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी जिम्मेदारी मान लिया।
विपक्ष की जिम्मेदारी सीमित है और सत्तारूढ़ की जिम्मेदारी जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा है, सत्तारूढ़ तो इसके जिम्मेदार माना ही जाएगा। जो अगर लोग सदन नहीं चल रहा है तो सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार, लेकिन क्या विपक्ष इसके लिए दिल से जिम्मेदार भी इनोसेंट है? दो है तो मैं मानता हूं ये भी नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस तरह से चीजें उठा रहा है कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर में आता है वो, क्योंकि दुनिया में अभी जो बात फैक्चुअली कह रहा हूँ इसको फैक्चुअली ही सही किया जाए। हाँ आलोक पांडे जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है जी, इनको बहुत आ रहा है, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है जी। हाँ आप एक बार फोन कान पर लगा लीजिए, शायद अच्छे से आ जाएगा, मैं एक ठीक करवा देता हूँ। ये कह रहा हूँ कि आज मेरी आवाज आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो 22 बेड में ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर एक साथ हमला किया गया, इतना एक्यूरेट पूरे वर्ल्ड में किसी देश ने नहीं किया, पूरे विश्व में। तो क्या इस बात की तो कम से कम विपक्ष से उम्मीद कर सकते हैं, वो कहता कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ तो बेहतर हुआ। और जब राहुल गांधी का आपने भी बयान सुनाया कि सेना गई, तो फिर इंदिरा गांधी को शौर्य का नहीं मिलना चाहिए, उस समय भी सेना नहीं किया था, तो ये ठीक नहीं। 1971 का क्रेडिट इंदिरा गांधी को और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट सेना को, दिस इज ड्यूअल करेक्टर। या तो उस समय भी भारत की सेना ने किया था और इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था, या इस समय भी भारत ने किया है कि सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। और अगर उस समय इंदिरा गांधी सिंघनी बन के काम किए थी तो इस समय मोदी जी भी सिंह बन के काम, ये मतलब डुअल कैरेक्टर ठीक नहीं होता। ये तो इंदिरा गांधी सही थी तो मोदी सही है। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व तो भारत की इस समय की सरकार कर रही है। तो इसलिए ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक इतने लंबी डिस्टेंस के 22 मिनट के अंदर इतने अच्छी तरीके से ऑपरेशन जो अंजाम दिया है, दुनिया में कोई नहीं कर पाया। एक बात मैं और कहूंगा, अभी हमारे एनएसए ने एक बात कही, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, उसमें भारत का विपक्ष भी कह रहा है कितने फाइटर जेट गिरे बताओ। एनएसए ने कहा कि हमारा शीशा तक नहीं टूटा। अब अगर किसी के पास कोई प्रमाण हो, आजकल तो सैटेलाइट इमेजेस है, चाइना से लेकर अमेरिका तक की सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं, बिल्कुल। कम से कम जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका आरोप लगा रहा है, चाइना कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, राहुल गांधी कह रहा है, ये चारों पांचों लोग जो कह रहे हैं, तो कम से कम एक फोटो तो दे दे, अमेरिका फोटो दे दे, चाइना फोटो दे दे, एक पिक्चर के साथ प्रमाण लग, एक पिक्चर दे और कहे कि देखिए भारत झूठ बोल रहा है। ठीक। और अगर भारत की सरकार कह रही है तो मैं भारतीय होने के नाते मैं अमेरिका के प्रधानमंत्री की गॉसिपिंग या राष्ट्रपति की गॉसिपिंग की बात क्यों मानूं? एनएसए की बात मानूंगा ना। और एनएसए में आऊंगा, भाई प्रमाण दीजिए, हमारा एक भी ग्लास नहीं टूटा है। राज शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक कमेंट सभी से ले लेता हूं। नवीन शर्मा जी, आखिर क्या कुछ समस्या बीच में आ रही है कि आप विपक्ष को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि वो आपके साथ खड़ा हो, आपके साथ चर्चा करे? क्या कुछ समस्या आ रही है आपकी तरफ से आ रही है? नमस्कार और सभी मेरे बड़े भाइयों को नमस्कार। पुष्पेन जी, आप एक चीज देखिए, 3 दिन संसद के अंदर विपक्ष ने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने सवाल तो बताए मगर उत्तर लेने के लिए थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा अपने ऊपर। देखिए, कोई भी चीज अगर आप सवाल देते हैं तो हम सब देखिए 4 पैनल में बैठे हुए हैं, 4 भाई लोग, अगर हम उसमें धैर्य लगाकर सुनते हैं तो विपक्ष ने अपने सवाल बकायदा लिखा पढ़ी में लेकर आए और माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और कोई भी जहां भी उनको समझने लगा तो उन्हें धैर्य रखना चाहिए था कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग कौन सा व्यक्ति खड़ा होकर जवाब दे। मगर यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही सत्र शुरू होता है वो कहीं काले ड्रेस पहन के आ जाते हैं संसद के अंदर। सुनना तो बहुत दूर है, वो अपनी ही बात कहते हैं और उसके बाद वो मुर्दाबाद जिंदाबाद जो भी उनसे हो सकता है वो लोग मंदिर में चिल्लाने लगते हैं। अब आप ये बताइए, उनके एक सवाल का उत्तर देने के लिए हमारा जब सत्ता पक्ष का कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सामने वाले उत्तर सुनने की बजाय तो इसकी भीड़ भाड़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो अपने लोगों को थोड़ा शांति रखे कि भाई जो हमने सवाल पूछा है उसका उत्तर हमको देना चाहिए। उत्तर सही लगे गलत लगे वो बाद में उसको कटाक्ष करना चाहिए। तो 3 दिन तो हमारे ये संसद सत्र तो आप समझ लीजिए जनता ने को जो सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, वो समझ रही कि कौन सही कौन गलत है। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा, ये बात सबके सामने है
कि हमारे से ट्रंप की कोई बात नहीं हुई, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सारी बातों को अगर मानते हैं और ये देश की सुरक्षा का मसला है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री की इस बात को बोलेंगे नहीं, ये तो फर्जी बोल रहे हैं। क्या लगता है जिम्मेदार व्यक्ति जब ये बात कह रहा है कि हमने अमेरिका के ट्रंप की सीज फायर से जब कोई भी बात नहीं मानी, ना हमने कोई बात की उनसे इस मामले में, उनके बुलावे को कैंसिल किया, तो ये चीज दिखती नहीं है। सैटेलाइट पे अगर अभी आलोक जी ने कहा कि सैटेलाइट पे भी कहीं ना कहीं हमारा विमान होगा, हमारे फाइटर प्लेन होंगे, कहीं तो कोई टुकड़ा लेकर दिखा सकते हैं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जी। वो तो बहुत माहिर है भाई, बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके पास काफी टेक्नोलॉजी है, वो तो कहीं से भी ढूंढ के निकाल, अरे कोई तो एक तस्वीर दे। ठीक है नवीन शर्मा जी। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं और इंडिया गठबंधन का पार्ट भी हैं, आखिर क्या कुछ वजह है? क्योंकि जब सरकार कह चुकी है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा अगले हफ्ते होगी, तो और भी तो मुद्दे आपके पास हैं जो एक हफ्ते तक उन मुद्दों पर चर्चा की जाए। पुष्पेन जी, देखिए सवाल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो देश की सुरक्षा, संप्रभुता महत्वपूर्ण है और इस पर विपक्ष ने जब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, जब समस्या हुई पहलगाम में, जब आतंकी घटना हुई, उसके बाद सारे विपक्षी दलों ने सरकार को कहा कि हम जो आप निर्णय लेंगे हमको कुछ नहीं पूछना है, हम आपके साथ हैं, बस आतंकियों पे बिल्कुल नरम रुख नहीं रहना चाहिए, कड़ा संदेश जाना चाहिए, इनको मिटा देना चाहिए और पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में या उससे बेहतर जवाब देना चाहिए। अब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो बताया हमने माना लगातार, लेकिन अचानक जब ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को मैंने कह दिया है कि व्यापार की धमकी दे करके कि तुरंत सीज फायर कर लो, और दोनों प्रधानमंत्री महान है, बहादुर है और दोनों मान गए सीज फायर होने वाला है, उसके पूरा देश स्तब्ध रह गया और कम से कम राष्ट्र से प्रेम करने वाला प्रत्येक नागरिक स्तब्ध हो गया कि अरे ये अचानक क्या हो गया। अभी ट्रंप कह रहा है जो भारत G20 में, सार्क में, हर जगह मजबूती से कह रहा था कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, इसको कड़ा जवाब देंगे, जो कह रहा था हमारी पॉलिसी बायलैटरल पॉलिसी, सीधे किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो अपनी मजबूती की बात कर रहा था, क्या तीसरे के बयान देने के बाद और हमारे स्वीकार करने के बाद उस पर झटका लगा कि नहीं लगा? नंबर 1। नंबर 2, फॉरेन पॉलिसी में हम पिछले मोदी एरा में लगातार अमेरिका के नजदीक दिख रहे थे, और जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों की बराबरी की एक आध बार बात की और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, उसने पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फाइनेंशियल मदद की, नाटो के सदस्य तुर्की ने उसको वेपन्स की मदद की, और एक बार भी ट्रंप नहीं बोला कि नहीं भारत सही कर रहा है, हम पाकिस्तान गलत कर रहा है। तो पूरे देश में कोई मुल्क हमारे साथ जब खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका ने हमको धोखा दे दिया, तो क्या कहें हम कि मोदी की पॉलिसी बहुत अच्छी रही, बहुत सफल रही। और 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम बाद में SIR और इस पर आएंगे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है तो मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि देखिए सवाल कहाँ हुआ, किसी भारतवासी ने नहीं पूछा, नहीं कहा, विदेशी मीडिया में जो भी चलता रहा। अमेरिका ने 25 बार कहा ट्रंप ने कि हमने समझौता कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने वहां 5 या 6 विमान, 4 या 5 विमान खो गए, हमने एक बार भी नहीं कहा। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो अमेरिका बार बार कह रहा है या तो झूठ है और या हमारी बहादुर सेना ने गिराया है, तो हमें जानने का हक है कि चाइना का हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन गिराया, टर्की का गिराया, पाकिस्तान गिराया, तो हो सकता है अमेरिका का ही गिराया, क्या जानने का हक नहीं है? दूसरी बात, सवाल कहां से उठता है, हमारे CDS चौहान साहब जाते हैं और चौहान साहब ने क्या कहा, वी लॉस्ट सम जेट्स ऑन द फर्स्ट डे बट आफ्टर दैट आवर एयर ऑपरेशन विल हाईली सक्सेसफुल। अब इसको जरा ट्रांसलेट करके बता दीजिए। पहले दिन हमने कुछ विमान, जो हम अंग्रेजी जानते हैं उस हिसाब से, पहले दिन हमने कुछ विमान खोए, लेकिन उसके बाद हमारी वायु कार्रवाई बहुत सफल रही। अब सरकार कहती हमारा शीशा भी नहीं टूटा, तो क्या जनरल CDS रावत झूठ बोल रहे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा भारत पाक युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति विषय के संगोष्ठी में कैप्टन शिव कुमार डिफेंस अटैची क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा, एक एग्जैक्ट उनके वर्ड थे, राजनीतिक नेतृत्व। क्या यूज किया? राजनीतिक, पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, हमारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी,
हमने कुछ विमान खोए, राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों की राह रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का निर्देश था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रेटजी बनाई और हमने जवाब दिया। आप किसको दोषी हम कहते हैं बताइए? जनता पे जानने का हक नहीं है कि ऐसे कौन से निर्देश सेना के थे जिसके चलते हमारी वायुसेना को भारी नुकसान हुआ? हाँ। हम कोई सोते हुए सवाल नहीं उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन धर्मेंद्र जी, हाँ, स्वास्थ्य कारणों पर बीपी का इस्तीफा ले लिया जाता है, उनको बोलने में नहीं दिया गया, अंदर क्या हुआ हमें जो करके सवाल नहीं पैदा कर। हाँ, लेकिन धर्मेंद्र जी एक बात सोचने वाली बात यह है कि एक तो अभी जैसा आलोक पांडे जी ने कहा कि अगर हमारे किसी जहाज को गिराया गया है तो उसका कोई टुकड़ा तो दिखाया जाए, और दूसरा ये कि जब, क्योंकि शुरू में सबको पता था कि मोदी जी और ट्रंप के बीच दोस्ती है, दोस्ती मानते भी थे, ठीक है, कुछ दिनों से मनमुटाव भी देखने को मिला, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम की मैं आपको बात बता रहा था, G7 जो कनाडा में हुआ था, तो खुद विदेश सचिव ने जो वीडियो जारी करके कहा, उसमें जो बताया, उसमें एक लाइन उन्होंने वो भी बोली जिससे सभी लोगों को ये संदेश भी जाए कि मोदी जी की तरफ से ट्रंप को भी एक कड़ा जवाब दिया गया है कि ट्रंप ने कहा कि जब भी आप निकले मोदी जी तो मुझसे मिलते हुए निकल जाना, जिसको लेकर मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि भैया मिलना ही नहीं है। अच्छा पुष्पेन जी, हम ये कह रहे हैं हाउडी मोदी, क्या भारत के इतिहास में आजादी के आपको याद है किसी विदेश के राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके उसकी रैली कराई गई? भाई प्रधानमंत्री जी जाते हैं हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में, माय फ्रेंड ट्रम्प कहते हैं और भारत का सच्चा दोस्त बोलते हैं, और नमस्ते ट्रम्प पे ट्रम्प और उनकी मिसेज मिलेनिया आती है और अहमदाबाद में बड़ी रैली होती, वहां कहते हैं मेरे सच्चे दोस्त मोदी, और वो मोदी जी भी उनका इस्तेमाल इसी तरह कहते हैं कि ऐसा लगता था कि भारत और अमेरिका दो देश न होकर के एक हो गए, ऐसी शानदार दोस्ती पा करके। तमाम लोगों ने भाई आलोक के लिए भी ताली बजाया होगा जो कह रहे थे एक शीशा नहीं टूटा। तो भाई अगर ट्रम्प 25 बार कह रहे हैं, 26 बार कह रहे हैं, तो क्या उनके फ्रेंड मोदी जी को जवाब देने की जरूरत है कि नहीं होती? आप बताइए। संदेश देने की नहीं, स्पष्ट कहना चाहिए कि ये भारत की बात है, सब झूठ बोल रहा है भारत के बारे में, भारत को मैं जानता हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं आऊंगा आपका एक सेकंड। हाँ ठीक, आलोक जी कह रहे थे, ठीक है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, एक शीशा नहीं टूटा, हमें गर्व है भारतीय सेना पे। अगर 6-5 विमान गिरे किस देश के गिरे से ये जानना चाहिए, और जिस वायु सेना के कोलिशन डैमेज की बात हो रही है, देखिए देश के हर नागरिक को नुकसान हुआ और हमने कितना मारा, हमारा नुकसान ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ धर्मेंद्र जी ठीक है। चौहान ये कह रहे हैं, हाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि मेरा आपसे झूठ बोल रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। आलोक पांडे जी, मैं राज शर्मा जी 1 मिनट में आ रहा हूँ, जवाब देना चाहते हैं। मगर इनसे कहिए कोई, देखिए मेरा कहना यह है कि अभी फिर वही बात, भारतीय सेना पे गर्व है, अरे एक बार कहो भारत सरकार पे गर्व है, क्यों कहो? पॉलिटिकल डिसीजन सरकार ही करती है, पहली बात। मास्टर हो, अब बीच में क्यों बोल रहे हो आप? शर्मा जी बीच में क्या बोल रहे हो? राज शर्मा जी मैं आऊंगा, अभी क्या बोल रहे हो? ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है रुको। दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो आंकड़े याद रखो, जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार शपथ लिया था मोदी जी ने, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, तो क्या हाथ हुआ पाकिस्तान का? एक मौका तो देना चाहिए ना किसी राष्ट्र से संबंध अच्छे करने का, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध सुधारने के लिए अगर कोई प्रयास किया जा रहा है तो भारत को गिरवे रख दिया जाएगा। भाई ऐसा कोई कदम तो बताओ कि भारत सरकार ने गिरवे रख दिया हो। हमने तो देखा है इंडिया इज ऑन सेल का, इंडिया ऑन सेल था दिल्ली में, भारत का प्रधानमंत्री था, द्वितीय प्रधानमंत्री, रसिया में उनकी डेथ हुई, भारत सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनका इंडिया में पोस्टमार्टम करा ले, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये हैसियत रही हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम अपने प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम नहीं करा पाते थे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल काखा काका नहीं पढ़ा जाता, जिस तरह से इस समय सभी लोग कह रहे हैं बस ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अमेरिका से कैसे संबंध रहे हैं पिछले 75 सालों में, रसिया इंक्लाइंट इकोनॉमी, रसिया इंक्लाइंट था भारत, अमेरिका से तो दुश्मनी, हमारी स्वतंत्रता के समय से कांग्रेस कभी संतुलन बना पाई थी अमेरिका के साथ? कभी नहीं बना पाई। तो इसलिए कूटनीति इसलिए ये थी कि अमेरिका से संबंध बेहतर किया जाए। ठीक है ठीक है। अब अगर अमेरिका का ही परमाणु मैं धर्मेंद्र जाऊंगा, राज शर्मा जी। एक सवाल, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब मैं तो कहता हूँ सावधान,
राज शर्मा तुम्हारे सामने 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आलोक पांडे जी आपने कहा कि एक मौका तो देना चाहिए। मैं तो आपको 40 से 50 मौके दे चुका हूं कि सुधर जाओ, लेकिन आप नहीं सुधरे। अब एक और बात, यहाँ पे आपको आज क्षमा मांगना है। अभी आपने एक शब्द कहा मैं नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि आप संवेदनशीलता ही नहीं समझते हो। आपने कहा कि एनएसए साहब ने कहा कोई जहाज नहीं गिरा, मान लिया। तो सीडीएस साहब चौहान जी ने क्यों बोला कि पहले तो कुछ नुकसान हुआ, ये तो एक मिनट, अरे बड़े बाबू, आप तो नगर निगम के क्लर्क बन जाते हो कि हर बात में टोक। गलत तरीके से बड़े बाबू सुन लो पहले। अच्छा, इसमें क्या जा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, अरे बड़े बाबू एक तो बताओ, पानी पियो पहले। नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा? धन्यवाद बात मानने का। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था कि मैंने ट्रंप को हड़का दिया? अगर ये मुझे सुना दो मैं ताली पीटूंगा। मैं इसका जवाब देता हूँ। सुन लो नहीं राष्ट्रमा जी, ये जो बात थी ना, ये बात वो थी जो विदेश सचिव की तरफ से वीडियो जारी करके कहा गया था, विक्रम मिश्री ने कहा था। बात सुन लीजिएगा, युद्ध से संबंधित चीजों को प्रधानमंत्री जी, मेरे अभिभावक को हर चीजों का लीड करना चाहिए। वो आते सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी इंडिया वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस में डालते, कहते एक बात आई एम क्लियर यू, कोई भी हमारे बीच में मीडिएटर नहीं था, शायद उसका संदेश अलग जाता। और एक और बात बताता हूँ, आप जिसकी तारीफ करते हो, बीजेपी ने 2-3 बातें ही गलत की। पहले तो प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म करे पाकिस्तान चले गए, और वो वहां के पाकिस्तान को अपने उसमें बुला लिया। आप क्या है ना, आपका क्या है, जो आप खा रहे वो मीठा और जो दूसरा बोले वो खट्टा। बगैर कैबिनेट के अंदर का आपातकाल लगा दिया आप लोगों ने। बड़े बाबू सुनो पहले सर, बगैर कैबिनेट के अंदर के आपातकाल लगने कभी नहीं, मैं झूठ तो बताओ। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, या कलेशक मैं डिबेट करने छोड़ दूंगा, आप विश्लेषक हो या कलेशक हो, बगैर कैबिनेट के अनुमोदन के पानी पियो पहले मैं कह रहा मेरी बात सुनो, मैं कह रहा वो जा तो नहीं रहे थे वहां। ये बात अलग है कि शहर का कप्तान टेलीफोन पे थानेदार को सस्पेंड कर देता है, ठीक है, हो गया सस्पेंड, ऑफिस में जाके ऑर्डर टाइप करेगा वो। मगर प्रधानमंत्री जी जब वहां उतरे, कैबिनेट को इन्फॉर्म नहीं थे। बात को समझना। एक और बात कह दूंगा आज, पांडे जी, नवीन भाई गलत कह दे, धर्मेंद्र भाई गलत कह दे, मैं गलत कह दूं, शायद दुनिया हमारे 20% गलतियों को माफ करेगी। लेकिन जो आज आप विश्लेषक के रूप में बैठे हो, अगर आज न्याय की बात नहीं करोगे, आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी भाई, कतई नहीं करेंगी। आप बायस मत हुइए, आप बायस मत हुइए। वैसे तो आज सुबह की बात है, आज पता चला है कि कानपुर में 161 सिपाही गायब हैं, तो उसका भी जिम्मेदारी नेहरू जी की जोड़ दो, राजीव गांधी जी की। ये राजीव गांधी जी की जिम्मेदारी है जो गायब है। और एक और बात बता दूं, मोदी जी की डिग्री फेक है, उसके भी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी हैं। तो ये कहना छोड़ दीजिए, आप कुछ अच्छी बातें सीखो। मैं आपसे सीखता हूं कुछ बातें, मैं नवीन भाई से, पुष्पेंदु जी से, धर्मेंद्र जी से भी सीखो। हर समय आपको क्रिटिसाइज करूं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है शर्मा जी, बोलेंगे, ठीक है सुनूंगा। नवीन शर्मा जी, मतलब जिस हिसाब से फिलहाल सियासत गरमाई हुई है, तो क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनने वाली है? मतलब उम्मीद समझे हम कि प्रधानमंत्री जी सबके सामने चर्चा करेंगे और एक एक बात का जवाब देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष को विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो वो तो दिलाना जरूरी है अगर अच्छे से सदन को चलाना है या फिर आगे देश को चलाना है। देखिए पुष्पेन जी, सभी साथियों को एक चीज जरूर याद आनी चाहिए कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री पे है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी पे। और इस सत्र में वो आकर जवाब देंगे। आज वो ब्रिटेन गए हुए हैं और उनका दौरा पहले से लगा हुआ था।
अब आप ये समझ लीजिए, जब वो वापस आएंगे बहुत धैर्य से अपने इनके सभी सवालों का जवाब देंगे। और इनका नेता प्रतिपक्ष को मैं जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष के नेता हैं, कि उनको उनके सारे उत्तरों को सुनना जरूर चाहिए और उसके लिए उनको धैर्य रखना पड़ेगा। मगर जो जिस प्रकार के देश में और भी बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो सत्र के दौरान आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हम हो सकता है 99% हो सकता है भाई सोना भी ओरिजिनल नहीं मिलता है, हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हो सकता है हमसे भी कहीं गलतियां हो सकती हैं, मगर हमारे पास और भी विषय हो सकता है। तो अगर जो आज सत्र चल रहा है, ये सत्र को बर्बाद ना करके, हम काली पट्टी ना धरना देकर, ये सब चीजें ना करके शांति से देशवासियों के विषय को रख सकते, ताकि हमें और भी अच्छी चीजें मिल सके देश के लिए। हम बहुत सी चीजों की चर्चा कर सकते हैं, मगर नहीं, उनको एक सवाल को उठा के सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ के और सारे देशवासियों को कहीं ना कहीं भटकाने का काम, कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, मोदी जी की पार्टी जवाब नहीं दे रही और प्रधानमंत्री भाग रहा है, ये सब कहने से अच्छा है थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आपके एक एक सवालों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी उसी लोक मंदिर में देंगे। आप उससे संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट है, उसकी कटाक्ष आपको करनी है लोक मंदिर में। आपको विपक्ष का नेता बनाया गया है। नवीन शर्मा जी, कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि ये जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ अंदर राज की बात है, जिससे ये जो मुद्दे चले हुए हैं इनसे ध्यान भटक सके। देखिए, बहुत ही सम्मानित और देश के सम्मानित पद का मामला है ये, और निजी कारणों से या उनके अपने स्वास्थ्य कारणों से जो उनके इस्तीफा पत्र में उन्होंने बकायदा महामहिम को भेजा है। देखिए, निजी कारण सबकी जिंदगी में होते हैं और इस्तीफा देने का हर एक आदमी को अधिकार है। मैं बैठा हूं, मैं भी यहाँ पे अचानक इस्तीफा दे सकता हूँ, उसके पीछे कारण क्या है वो एक अलग बात है। मगर जो उन्होंने लिखा पढ़ी में बात की है, हम लिखा पढ़ी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय राज शर्मा जी क्या कह रहे थे, सबूत लाइए। तो आज अगर सबूत में माननीय उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, जब उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि मैंने तो सबूत स्वास्थ्य कारणों से अपने आप को असुविधा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि देश सेवा हम पद पे रहकर और पद पे ना रहकर भी कर सकते हैं। तो जहां तक उस लेटर को सार्वजनिक है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और वो तो हमने हाथ पकड़ के लिखवाया नहीं है, ना ही विपक्ष ने लिखवाया है, वो तो अपनी स्वेच्छा से उन्होंने दिया है। और हर एक व्यक्ति को अपने देश में स्वेच्छा से इस्तीफा भी दे सकता है और अपनी प्रक्रिया को बात कर सकता है। अब रही बात, जैसे कि जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, बड़े नेताओं के दबाव में, ऐसा कुछ नहीं है सर। महामहिम और उपराष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम और द्वितीय नागरिक हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं और सभी लोगों ने चयनित करके उनको भेजा है। भाई इलेक्शन वो गए हैं, तभी एमपी का इलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और सीधे आपको गवर्नर के बाद बिठा दिया कि आप उपराष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। इलेक्शन हुआ है, उनकी रजामंदी हुई है, उनका सम्मान हुआ है। देश के किसान परिवार से आते हैं, ये सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान परिवार के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया। धन्यवाद। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। जब सदन चल रहा था तो नड्डा जी ने एक शब्द कहा कि आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। वट एवर आई विल से विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो कि ये शब्द उनको नहीं कहना था। नवीन भाई, पहला तो है कि ये बताओगे उन्होंने ऐसा शब्द क्यों कहा। दूसरी बात, मैं फिर जयशंकर जी के उसमें आता हूँ। उन्होंने कहा एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वी इन्फॉर्म देम। ये जानना है उन्होंने क्या इन्फॉर्म करा था जैसे ही सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। मैं दो बात का जवाब दे दो आप कि नड्डा जी ने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, और रिज्जू जी ने क्या कहा। आप छिपाए मत। एक बात तो मैं भी जान रहा हूं, दुनिया देश की जान रही है कि जितनी बेइज्जती आप लोगों ने उप राष्ट्रपति की करी है, आज तक किसी ने नहीं करी। इतिहास में कर दिया। लड़ाइयाँ होती हैं, एक मिनट नवीन भाई, एक मिनट, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन एक बात ऐसी शख्सियत भी कम मिलती है। नहीं, अच्छा तो एक नड्डा जी ने क्यों कहा, नड्डा जी ने क्यों, ठीक है प्रकार से इस्तीफा उनसे लिया है। हु इज नड्डा जी, हु इज नड्डा जी टू डायरेक्ट, हु इज नड्डा जी टू डायरेक्ट, कैसे कर लिया डायरेक्ट।
वहां उपराष्ट्रपति कहते कि मैं रिकॉर्ड पे लूंगा नहीं लूंगा, कोई थी? आप बताएं। आप एक बात बोलना नवीन भाई, पूरा जमाना सुन रहा है, माफ नहीं करेगा। आप बताइए नड्डा जी ने गलत कहा या सही कहा, इतना बताओ। देखिए मैं आपको एक चीज, जब भी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें हमारे जो उप सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जितने भी उसमें संसद सदस्य हैं, उन सभी को सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे सबके नेता हैं माननीय नड्डा जी। किसी कारणवश अगर उनका कोई भी बयान इस प्रकार से विपक्ष को लग रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी भावना से कहा है, वो नहीं कहा। देखिए उन्होंने सत्र के चलते वक्त अगर अपनी बात कही है, ठीक है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी, हाँ धर्मेंद्र जी कहिए। क्या उन्होंने गलत कहा कि नहीं कहा? राष्ट्रपति जी ठीक है, मैं हूँ आपको। धर्मेंद्र जी कुछ कहना नहीं चाहते हैं? लगता? आप बताइए। जरा शांत हो जाइए। एक डेढ़ मिनट हमको दीजिएगा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई सवाल हो गए। आलोक जी ने बताया, आप तो हम लोग तो बहुत ठगे गए। आलोक जी जैसे विद्वान लोगों की बात मान के रात भर सपने देखते रहे, पीओके आ गया और अब की जो है कराची में हो सकता है चुनाव लड़ने हम जैसे साथियों को, नौजवानों को मौका मिल जाए। लेकिन सुबह क्या हुआ सबने देखा। मैं पहले आलोक जी जवाब दे दूं, ये मैं नहीं है, आप पहचानते होंगे विशेष रूप से, ये जनरल साहब कह रहे हैं स्टाफ जनरल फाइटर जेट। मतलब ये हमको बनावटी सवालों के जवाब नहीं चाहिए, अपने और मशीनरी में उठाए उसी के जवाब चाहिए। दूसरी बात, मैं SIR पे चर्चा करूं, राज भाई के जो फॉरेन मिनिस्टर के जो बयान है उस पर चर्चा पे जवाब दे। दो चीज हमको ईमानदारी से बताइएगा पुष्पेंद्र भाई, क्या संसद रोज चलती है? रोज सुबह बुला लीजिए, शाम खत्म कर लीजिए। संसद का बाकायदा बैठक के बाद एक दिन और तारीख तय होता है कि इतने दिन का एक सत्र चलेगा। बिल्कुल। वैसे भी संसद जो पहली संसद चली थी उसकी जो इसके पहले मोदी जी की 1924 वाली संसद थी, करीब करीब 1/3 से थोड़ा ज्यादा चली। ये गंभीरता संसद की। लेकिन इतने टाइम के बाद संसद चलती है तो संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में 75(3) में है कि संसद के मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, संख्याओं को, उनकी शंकाओं को समाधान के लिए। आर्टिकल 74 में स्पष्ट कहा गया प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया के होने के नाते उसको सारे डिबेट्स और सारे महत्वपूर्ण विषयों में, वार्ताओं में, भाषणों में उनको अग्रिम भूमिका निभानी होती है, मतलब उनको लीड करना होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी संसद सत्र आ गया, विदेश यात्रा जा रहे हैं, ये क्या गंभीर बात नहीं है क्या? दूसरी बात, सिंदूर पहलगाम से लेकर के तमाम इधर बीच के डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठते मंत्रिपरिषद से जवाब चाहिए देश को। और दो चीज है, संसदीय परंपरा में नेता विरोधी दल और नेता सदन को किसी भी विषय पर और किसी भी समय एक परंपरा रही है और जो लोकसभा की नियमावली वो भी उसको परिभाषित करती कि बिना समय में बाधा किए वो उनको बोलने का राइट है। उसको माननीय सभापति हो, चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, चाहे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी हो, कभी भी सब लोग समय देते हैं और पूरा समय लेते हैं। अगर कहेंगे तमाम उदाहरण भी है, भारतीय आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र में भी तमाम नेताओं ने एक्सेप्टेड भाषण दिया। दूसरी बात भाई, हम पुनरीक्षण पे आते हैं, इसके आगे SIR पे बोलने क्या दिक्कत? भाई देखिए, जो ये हमारे साथी नवीन जी कह रहे थे, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप इसलिए जवाब से भाग रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और आप मतों को लूट करके, वोटों को काट करके किसी तरह अपने पक्ष में रिजल्ट ले लें और उसके बाद सब कहेंगे कि हमारे सारे सवालों का जवाब जनता ने मोहर लगा दिया, उससे बड़ा कोई नहीं होता, हमको कुछ नहीं देना। ये इसके पीछे मतों को लूट करके पुनरीक्षण लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है, न कि नागरिकों को के लोकतांत्रिक अधिकारियों की हत्या के लिए होता है। अब व्यवस्थात्मक और क्रियात्मक जो दोष क्रिएट करके आप जो डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं, इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता। 2003 की वोटर लिस्ट है, बस थोड़ा समय लूंगा। 2003 की वोटर लिस्ट है, समय समय पर है, उसमें डिलीशन एडिशन एक प्रोसेस होता रहा। जो पुराने मतदाता खत्म हो गए, माइग्रेट कर गए, कहीं चले गए, किसी ने आपत्ति कर दिया, उनके हटाने का, नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि चुनाव कराने के बाद भंग हो जाता है, उसके BLOs, उसके प्रोसेस समय समय पर सर्कुलर जारी होते हैं राजनीतिक दलों को भी। ये विशेष पुनरीक्षण की जरूरत क्या पड़ी? क्या इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव चंद महीनों पहले वो फर्जी वोटर लिस्ट से हुआ?
सरकार इस बात को मानती है, आयोग मानता नहीं, है? बिल्कुल। दूसरी बात, हाँ। अगर मन साफ होता पुष्पेन जी, हाँ। तो इन्होंने 3 चीज कहा। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा स्पष्ट रूप से कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को हम इसमें मानेंगे। इन्होंने कहा मूल निवास प्रमाण पत्र, डेमोसाइल जिसको कहते हैं, नगर पालिका में ओनरशिप का जो प्रमाण पत्र होता है, नगर पालिका में पंजीयन, ये लेकर के निर्वाचन आयोग आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको आधार भी, आपको राशन कार्ड भी और आपको वोटर कार्ड भी निवास के रूप में मानना पड़ेगा। आपको कौन होते हैं ये करने वाले? ठीक है। ये बताइए, हाँ। इसके पीछे मंशा अगर अच्छी होती तो व्यापक प्रचार प्रसार के बाद। नहीं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इतने कम समय में, जबकि उत्तर भारत का विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में माइग्रेटेड मजदूर है पूरे देश में, तमाम देश और विदेश में भी। ठीक है धर्मेंद्र जी, हालांकि मेरे पास एक सवाल था अभी पूछने के लिए, लेकिन समय काफी कम पड़ जाएगा। आलोक पांडे जी, आवाज नहीं मिल पा रही पांडे जी। मैं इससे कह रहा हूं कि अब अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगी 2027 के चुनाव में, खूब समय है पर्याप्त, तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करेगी? अगर बिहार में जल्दबाजी की वजह से है तो क्या 2027 में पूरे भारत में एसआईआर होगा तो कोई विरोध नहीं होगा? और क्या 2017 में नहीं? तो लगातार आप बोल रहे थे, फिर बोल रहे हैं आप, लगातार आप बोल रहे हैं, ये धर्मेंद्र जी गलत बात है भाई। नहीं, राष्ट्रवादी एक एक करके मैं आपको जो कहना आप कह देना बाद में, लेकिन अभी कहने दीजिए। इनका अधिकार ही नहीं, मैं कुछ बोलूँ आप लोग बिल्कुल बात की तरह झपट्टा मारने लगते हैं। ये कौन सी बात है भाई? ये बात ये कौन सी बात है? नहीं, राष्ट्रवादी प्लीज मुझे तो सुनने दीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, तो अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं भी बीच में टोक दूंगा। शांत हो जाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं ना, जैसे इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड और ये कार्ड जोड़िए, नहीं, सलाह दी थी, आदेश नहीं कि क्या ये किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया कि ये जोड़ दीजिए, सलाह थी। जब भारत के संविधान में जैसे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्राप्त है अधिकार। आप उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारों को क्यों व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि वो मिसयूज ऑफ अधिकार कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जब अपना काम कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो मत नहीं दे सकता, ये उसका राइट है और उसके लिए जो करना चाहे वो कर सकता है। 2003 में भी सघन ही हुई थी, 2003 में सघन ही हुई थी, उसके बाद 2025 में हो रही है। तो 2003 में हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 2025 में हो रही है तो आपको दिक्कत है सर। ठीक है, जल्दबाजी में दिक्कत है, धर्मेंद्र जी उत्तर प्रदेश में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक आलोक जी एक एक करके ले लेता हूँ। 30 सेकंड सर। आलोक जी गोल करके ये नहीं बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग की किस धारा है, संविधान किस व्यवस्था में विशेष पुनरीक्षण की व्यवस्था है। पुनरीक्षण तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, किसी को आपत्ति नहीं। अभी से आप उत्तर प्रदेश में दूसरी बात, आप सुन लीजिए सर, सुन लेंगे तो आप अच्छा जवाब दे पाए। दूसरी बात, अचानक एक आप पीसी जारी करते हैं, 20 लाख मृत वोटर डिलीट किए गए, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर, 52 लाख पते में अंतर के कारण। आप इसकी सूचना क्या मृतक के परिवारों से सत्यापित किया गया, उनसे कागज मांगा गया? उत्तर है मेरे कब मृतक हुआ? मतदाता को सूचना दी गई कि आपका वोट जोड़ने घटाने के लिए चेक करने आया हो, कोई पारदर्शिता? नाम हटाने से पहले कोई नोटिस सूचना? ठीक है धर्मेंद्र जी समय बहुत कम है, मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर राष्ट्रवादी जी। सर तेलंगाना में 25 लाख वोटर हटाए गए, 25 लाख। तो क्या वहां जो कांग्रेस की सरकार बनी 25 लाख वोटर के बाद वो कैसे जीती? 50 गए, 25 लाख की खेती कहीं बढ़ गए कहीं घट गए। 25 लाख जब घटे तो उसमें दिक्कत नहीं है, और यहाँ घट गए तो दिक्कत है। चलिए ठीक है राष्ट्रवादी कहीं भी बहुत समय बहुत कम है राष्ट्रवादी एक क्यों चुनते हैं? ठीक है ओ बाबू, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नवीन जी प्रवक्ता हैं या आलोक पांडे जी। और एक और बात आलोक पांडे जी, इस चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप बहुत बदनाम हो गए हो, बहुत बदनाम। सर आप मेरी बदनामी की क्यों चिंता कर रहे हैं? ये मुझे करने दीजिए, मेरे देश के नागरिक को। साहब
हम सच बोलते हैं। अब कभी बीजेपी को नहीं सोच करते, कभी आपको सोच नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि सबको लगता है हाँ। एक्चुअली यहाँ पे नवीन भाई तो चुपचाप है, इनकी बात ये सौम्य तरीके से कह रहे हैं। नहीं, दरअसल राज शर्मा जी उसका एक कारण भी है। नवीन शर्मा जी उस दिन हमेशा चुप्पी रहते हैं जिस दिन सामने आप बैठे रहते हैं। अरे नहीं, मेरे भाई है भाई, मेरे भाई है, मेरे भाई। ठीक है। ऐसा कुछ और नहीं, मेरे दूसरा भाई राज शर्मा जी सवाल ये है, देखिए मैं भी चाहता हूं और देश की तमाम जनता चाहती है कि सभी मुद्दों पर अच्छे से चर्चा हो। शुरू के जो 3 दिन ये तो इसलिए खराब हुए कहते हैं नवीन भाई, हैं, शुरू के 3 दिन जो खराब हुए हैं, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? जी बोल रहे हैं जी, अगर सब लोग बारी बारी से बोलेंगे तो सबकी बात सुन सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं और हमारे दर्शक भी सुन सकते हैं। और कल की क्या कुछ गारंटी है कि कल अच्छे से चर्चा हो सकती है, कल हंगामा नहीं होगा? आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ। पुष्पेन जी, सत्र किसने आहूत किया, किसका रोल होता है? मंत्रिपरिषद या सरकार की सीधे सीधे कहे, जो सरकार सत्ता में होता है, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, इन लोगों के सलाह पर जो लोकसभा अध्यक्ष जी सत्र को बुलाते हैं। समय सरकार के गहन विचार विमर्श के बाद एक समय डिसाइड होता है, ये सबसे उपयुक्त समय है संसद चलाने का। बिल्कुल। तो अगर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ जाती और कहती कोई बात नहीं, नेता विपक्ष या कोई भी सांसद जितने सवाल उठाना चाहे उठाए, हम सुनने के लिए तैयार है, जवाब देंगे, पूरा देश देखेगा। क्यों हल्ला गुल्ला होता, क्यों गतिरोध कायम होता? नहीं, क्या इसका मतलब आप कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं? बिल्कुल। और बाकी क्वेश्चनों से बचना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ गया। अब अगर सत्ता पक्ष ने ये साफ कर दिया है कि इन मुद्दों पर अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, तो क्या विपक्ष इसी तरह हंगामा करता रहेगा? क्या करेगा? पूरा हफ्ता नहीं, हम ये कह रहे हैं नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए नवीन जी, आप एक विषय को एक हफ्ते बाद 28 को रख दिए, तो SIR है उत्तर प्रदेश में, शिक्षा में का वर्गीकरण, स्कूलों का जो गंभीर, ये बुनियादी सवाल है जनता जुड़े। आप जिस दिन लोकसभा बुलाएं, किस लिए बुलाएं? क्या चर्चा पहले करने में क्या दिक्कत है? भाई चर्चा करके सवाल खत्म कर दीजिए। बिल तो आपको पास कराना है, बिल तो आप यहाँ पर वही बात होगी ना तो पक्ष पीछे हटना चाहता ना विपक्ष। नहीं, मेरा सवाल है चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? बहुत जरूरी है, चर्चा के लिए है, समझने चर्चा व्यापक विचार विमर्श के बाद जो नीति बनती है, इसके लिए चर्चा में धर्मेंद्र जी शालीनता और धैर्य दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा देश सुनता है। तो अगर आप सरकार को चाहिए ना, ये तो आप सुनेंगे तो अपने आप जवाब आएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो सरकार से धैर्य पूर्वक हमारे सवालों को सुन ले। हमारे सवाल घर में नहीं बनते, सवाल विपक्ष के जो सवाल है वही हमारे सवाल है। चलिए ठीक।